फिर आप बचेंगे नहीं। तो इसके भी वजह से उसको दवा खिला दिया, तो दवा खिला दी उसको, आहिस्ता आहिस्ता दवा छुड़वाए। तो उसके बाद फिर इज्तिमा यहाँ पर इज्तिमा कहते हैं, यहाँ पे रियल रिलीफ है पुलिया रोड में, शोएब नाम उनका, वही आपको कुट्टा का हैदराबाद केरला, उधर से जो कुट्टा का दवा जो आती है उसे सब चलाते हैं। वो इसका आपको हिमालय का दवा चलाते हैं, हिमालय का। वो आपको तुलसी सिरप देते थे, वो तुलसी सिरप। अगर उससे इतना हुआ कि अंग्रेज़ी दवा बिल्कुल छूट गई, और जो परेशानी थी ना वो परेशानी से भी इसको यही है। लेकिन यह है कि वो चीज़ जिन्हें जाना चाहिए हमेशा तो नहीं जा रहा। कितने महीने खा रही? करीब वो 22 मार्च जिस दिन जनता कर्फ्यू था, 22 मार्च को ले गए तो उसमें मैंने पूरा अभी तक लॉकडाउन तक चल रहा पूरा। अभी तक चल रहा। बहुत सारी दवा बंद भी किए वो। अब अभी दवा चला रहा है इसका यहाँ ना फर्टिलिटी, मैंने कंटिन्यू दवा चली रहा है, फर्टिलिटी दवा चला रहा है अभी। जी एक और था, अभी बीच में 1.5 महीना पहले गई थी वो, तो देखे कि फिर छींक रही बैठ को, देखे छींक रही है तो बोले इनके टेस्ट कराइए, स्नोफिलिया टेस्ट कराइए, स्नोफिलिया का। तो स्नोफिलिया का टेस्ट कराए तो स्नोफिलिया 15 आया उसका। तो एक हब्बेसिन आता है, हब्बेसिन दिए वो खाने के लिए, और डेली सुबह नाश्ता के बाद खाने के लिए हब्बेसिन। तकरीबन 25 दिन दवा खाई हो। 25 दिन दवा खा, फिर हम क्या टेस्ट कराएं, CBC जा कराएं, उसमें आपको वो भी आ गया। अच्छा, वाइट ब्लड सेल बढ़ा हुआ था, 12,000 कितना था वाइट ब्लड सेल। तो अभी वाइट ब्लड सेल भी नॉर्मल में आ गया, और रेड ब्लड सेल भी अपने आ गया, और इसका जो है वो आपको स्नोफिलिया जो है वो 1 में आ गया, वो 1 में आ गया। वो ठीक है, दवा खाने बोलिए अभी, क्योंकि दवा का कोर्स 3 महीना का कोर्स होता है, कि अल्लाह ने जल्दी कर दिए तो ठीक है, अच्छी बात है। तो वो दवा भी खाती है, हब्बेसिन भी खा रही है, और फर्टिलिटी के वो अश्वगंधा दिए, और बहुत सारी दवा दी खाते रहती है। दवा से कहीं रखी दवा। अब उसमें यह है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है फर्टिलिटी का जो है वो तो सारा मुकद्दर है, कोई समझे कि नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम वही आ रहा है, छींक वाला प्रॉब्लम। छींक वाला प्रॉब्लम वो जो है ना, साइनोसाइटिस है ये। हाँ, साइनोसाइटिस है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा। अब जितना आप अंग्रेजी दवाई खिलाएं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी दवाई करता क्या है आपके बॉडी में जाकर के। अल्लाह ताला ने इस बॉडी को नेचर से बनाया, नेचुरल चीज़ों से, मिट्टी से बनाया है, आग पानी हवा मिट्टी। इसमें कोई भी बात अगर हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो, तो इसको नेचुरल चीज़ें ही फ़ायदा कर सकती है। अंग्रेज़ी दवाई केमिकल जब इस बॉडी में जाएगा तो वो एक आतंकवादी की तरह काम करता है। जैसे एक आतंकवादी अगर कोई चोर या डाकू आके घर में घुसे, तो क्या शराफत से दरवाज़ा पर इत्मीनान से शरीफ की तरह आएगा और बैठेगा और लूटमार करेगा? वो तो आएगा गोली बंदूक चलाते हुए, लपड़ झपड़ करते हुए आएगा, तोड़ फोड़ करते हुए। यही काम अंग्रेजी दवाई हमारे बॉडी में जाता है, जा कर के करता है। जैसे अभी एक बता दें कि जैसे हाईवे या कोई भी सड़क ले लीजिए, ये सड़क बनाई गई 2 चक्का 3 चक्का 4 चक्का के लिए, एक बस के लिए, ट्रक के लिए। अगर इस रोड पे क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा जो होता है फौजी वाला, वो अगर चले तो क्या होगा? वो इसके लिए कंपेटेबल नहीं है, 4 बार चलेगा रोड टूट जाएगा। उसी तरह से हमारे बॉडी को अल्लाह ताला ने बनाया, तो उसमें जो आर्टरीज है, खून की नली, ये जो खून की नली है, खून की नली के अंदर का जो हिस्सा है वो समझिए कि रोड है। उस रोड में ट्रेवल करने के लिए जो भी एक ही चीज़ है वो है ब्लड एक ट्रक समझ लीजिए आप उसको। उस ट्रक पे सारा सामान लदा हुआ है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, एंजाइम है, सब उस पर लदा हुआ है, ग्लूकोज है। तो इसी ब्लड को वहाँ पर ट्रेवल करने के लिए जगह दी गई है, केमिकल के लिए वहाँ पर जगह नहीं। जब भी केमिकल जाएगा तो आर्टरीज के अंदरूनी हिस्से को घायल करते हुए जाएगा, और जहाँ जहाँ घायल करेगा वहाँ वहाँ पे स्टिकीनेस आ जाता है, चिपचिपापन। अब उस चिपचिपेपन की वजह से वहाँ पर अलग अलग चीज़ें, कभी कोलेस्ट्रॉल, एंजाइम, कुछ जो भी हम खाते हैं जो ब्लड के साथ ट्रेवल करता है, वो वहाँ पर चिपकने लगता है। चिपकते 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 एक पहाड़ हो जाता है। अब जाहिर है पूरा आर्टरीज ब्लॉक हो गया, कचरा जब यहाँ पर जमने लगा तो आर्टरीज ब्लॉक हो गया। अब ये कहीं भी हो सकता है ब्लॉकेज का मतलब हम लोग या आम इंसान नहीं समझता कि हार्ट ब्लॉक, लेकिन आर्टरीज तो हार्ट के पास खाली नहीं है ना, पूरे बॉडी में आर्टरीज है। अगर उस आर्टरीज को एक ही सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ेंगे तो 1 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करेगा।
उस 1 लाख किलोमीटर के आर्टरीज के अंदर में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, कहीं भी कचरा जमा हो सकता है। अब इसे नाक में, जैसे आप बताए, बोला ऑपरेशन कर देंगे, सूजन दिखाई देता है उसको मटर के बराबर, वो क्या है, उसको बोलते हैं नजल पॉलिप। वो कुछ नहीं है, वो मांस का लोथड़ा कहीं से बाहर से नहीं चिपक गया, वहां पर भी आर्टरीज है और आर्टरीज के अंदर इसी तरह से कचरा जमा हुआ और वो सूज गया, इसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं। अब उसको काट के हटाएगा, यही ना करेगा, कौन काटेगा, आर्टरीज को ही काटेगा, ये कोई मसले का हल नहीं। इसलिए अंग्रेजी दवाई हर हाल में आपके लिए नुकसानदेह ही करता है। अब आप पूछेंगे फायदा कैसे करता है, तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, एक अलग मैकेनिज्म, इसका एक मैकेनिज्म समझ लिया आप, ट्रैफिक पुलिस वाला हाल है। जब भी आप अंग्रेजी दवा खाते हैं तो लीवर उसको रोकता है, लीवर हमारा सेकंड ब्रेन है, लीवर उसको रोकता है और वो अपने मेनू से मिलाता है। जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग है, मेनू रहता है, लिस्ट, जैसे आप होटल में जाते हैं तो मेनू देता है, ये है सब सारा चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पर, यही मिलेगा खाने को। लीवर अपने मेनू को मिलाता है, अल्लाह ताला ने मेनू प्रोग्रामिंग सेट कर दिया है लीवर में, और वो अपने मेनू से मिलाता है कि ये जो आया है अभी हमारे पास, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। और जब देखता है कि ये बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो उसको रोक देता है, वो वहीं से डाइवर्ट कर देता है, या तो मोशन के चलते चर्बी निकल जाएगा, या पेशाब से निकल जाएगा, या उल्टी हो जाएगा। ये जो आप जैसे को सुनते हो ना, दवाई खाया उल्टी कर दिया, क्यों, लीवर ने उसको रोक दिया आगे जाने से। तो लीवर का काम है रोकना। जैसे आप कहीं ट्रैफिक पुलिस है खड़ी है, मान लिया 2 पुलिस वाला खड़ा है और हर मिनट में एक गाड़ी चेक करता है, 2 आदमी मिलकर। अब स्मगलर को अपना गाड़ी पार करना है, स्मगलर देख रहा है कि 1-2 आदमी पुलिस वाला 1 मिनट एक गाड़ी चेक कर रहा है हर मिनट में, 2 आदमी मिल करके, तो ये 2 गाड़ी भेजता है, एक गाड़ी चेक करेगा, एक गाड़ी निकल जाए। अब देख रहा है कि पुलिस वाला देखा कि अरे गाड़ी तो निकल जा रही है, तो अपने हेड ऑफिस को फोन करता है कि सर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है और आदमी भेजिए, 2 आदमी और आ जाता है, पुलिस 4 हो गया। अब 1 मिनट में 2 गाड़ी चेक हो रही है, स्मगलर उससे भी होशियार, स्मगलर देखता है अरे तो 2 आदमी आ गया, चलो अब 4 गाड़ी भेजेंगे, 2 गाड़ी निकल जाएगा फिर भी। इसी तरह से अंग्रेजी दवाओं का डोज सेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं हाफ लाइफ डोज, यानी आधा तो लीवर रोक देगा। जैसे आप सुनते होंगे कि दवाई खाया तो पेशाब पीला हो रहा है, क्या है, आधा रोक दिया दवाई और आधा घुस घास के किधर से निकल गया। जैसे अगर किसी को 500 मिलीग्राम दवाई दिया जा रहा है एक कैप्सूल, तो 250 मिलीग्राम बर्बाद हो जाएगा, 250 मिलीग्राम ही आपको वो इंक्रोचमेंट करके कहीं ना कहीं से घुस के चला जाएगा। लीवर रोकता नहीं है, कितना रोकेगा, उसका भी कैपेसिटी है ना। अब जैसे 4 पुलिस वाला हो गया, फिर भी भीड़ बढ़ते जा रही, तब बोलता है पुलिस सर और भेज दीजिए, बोले कि आप इतने आदमी नहीं है मेरे पास, तुम उसी से काम चलाओ। लीवर उसी तरह से उसी से काम चलाता है, वो इसकी एक कैपेसिटी है, उस हद तक रुकता है। तो अंग्रेजी दवाओं का सेट इस तरह से किया था, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ डोज। किसी भी हालत में हमारे बॉडी के लिए अंग्रेजी दवाई कंफर्टेबल नहीं है, ये तो मान लीजिए, कुछ भी हो जाए। अंग्रेजी दवाई काम क्या करता है, जिससे आप वो हमारे बॉडी के सिग्नलिंग सिस्टम को कट कर देता है। जैसे पंखा चल रहा है, अभी बोर्ड से कनेक्शन है, अंदर में तार है, हम कहीं से तार काट दें, पंखा चलेगा, कट हो गया, पावर नहीं जा रहा वहाँ तक। तो यही काम अंग्रेजी दवाई हमारे बॉडी में जा कर के करता है। हमारे ब्रेन से पूरे बॉडी का कनेक्शन है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, उस नर्वस सिस्टम को ही कट ऑफ कर देता है अंग्रेजी दवाई। तो जब तक आप दवाई का असर रखेगा वो बॉडी में, तब तक आप बोलेगा कि हम ठीक हैं, हमको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, रिलीफ देता है फौरी तौर पर, ठीक नहीं होता है कोई बीमारी उससे। अब रही बात जांच का या टेस्ट का, जो भी होता है, एक इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से, एक्सरे से या ब्लड टेस्ट से या किसी भी तरह का टेस्ट से मरीज को 1 पैसे का फ़ायदा नहीं होता है। हम आज तक नहीं कराए, कोई टेस्ट नहीं कराते, कुछ नहीं कराते। अगर बहुत ज़्यादा कोई रिजिड होता है तो हम मामूली एक यूरिन टेस्ट करा लेते हैं, यूरिन रूटीन, उसी से हमको पता चल जाता है किसी भी बीमारी का, कोई भी बीमारी को उसी से पता चल जाता है, यूरिन से ही। 50 रुपये 100 रुपये लगता है, बस यूरिन रूटीन करा लेते, उसी से हम देख लेते हैं कि है कि नहीं। आपका बॉडी अगर अल्कलाइन है तो आप हेल्दी हैं, वो यूरिन से पता चलता है।
अल्कलाइन में क्षारीय, क्षार नहीं समझे तो उसको हम अल्कलाइन और एसिडिक, एसिड को समझ रहे हैं, हाँ ठीक। एसिड का उल्टा अल्कलाइन। तो आपका बॉडी अगर अल्कलाइन है तो आप हेल्दी हैं, अगर आपका बॉडी एसिडिक है तो बीमार है। कोई बीमारी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्या नाम है उस बीमारी का उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए कि ठीक तो एक ही तरीके से होना है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो सर में दर्द हो, या किडनी में दर्द हो, या हार्ट में दर्द हो, ठीक तो एक ही तरीके से होना है। और हमारा बॉडी उसके लिए खुद तैयार रहता है कि आप ठीक हो। अब हम उसकी मदद करें, ऐसा ना करके हम अपने बॉडी को डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। जैसे आपकी कार है तो आप स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, आप ही से चलेगी गाड़ी। अगर फर्ज कर लीजिए हम लोग तीनों आदमी भी, एक आदमी बगल में, दो आदमी पीछे बैठ जाए और वो एक्सीलेटर दबाए, ये हॉर्न ब्रेक दबाए और हम कहीं भी रोक दें, और आप फिर भी समझे कि गाड़ी पे तो हम ही बैठे हुए, गाड़ी चलेगी आपको? अब मान लीजिए कहीं पर आप ब्रेक लगा दे रहे हैं, हमको आपको लगा कैसा ड्राइवर है ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक हम लगा लिए अपने पास पीछे, हमको जहाँ दी मारा वहीं ब्रेक लगा ले, ये पॉसिबल है? तो आप तो ऐसी कर रहे हैं, सारे लोग ऐसी कर रहे हैं कि बीमार होते हैं जाके डॉक्टर के हवाले कर देते हैं। हमको करना ये है उस टाइम में कि हम इसकी मदद करें बॉडी की, और मदद करने के लिए घर में मौजूद है सब कुछ, और एक ही तरीके से होना है, वो एक ही तरीके से सारी बीमारी का हल होता है, दूसरा तीसरा कोई उपाय नहीं है। तो इतना आज ये जो अंग्रेजी दवाई हमारे हिंदुस्तान में है तो अंग्रेजों के टाइम में आया, उस वक्त आबादी कम थी, बीमार कम थे, तो उस वक्त ये कंफर्टेबल था कि लोग ठीक हो जाते थे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, किसी भी ज़माने में पॉसिबल नहीं था, आज भी नहीं है। और इसका इतिहास कितना है अंग्रेजी दवाई का? 250 साल मैक्सिमम। इस 200-250 साल से अंग्रेजी दवाओं के बारे में कहा जाता है कि इसने सिर्फ दर्द बांटे हैं दुनिया में। आज अंग्रेजी दवाई खा के कितना आदमी सेहतमंद है बताइए? आज़ादी से पहले का जनगणना हुआ था, जब अंग्रेज़ों का किया हुआ, तो उस वक्त हर घर में अगर 4 आदमी है, 5 आदमी, तो एक आदमी बीमार रहता था, 4 आदमी सेहतमंद था। आज अगर यही फैमिली है आज के दौर में, तो 5 में 4 आदमी बीमार है, एक आदमी सेहतमंद, ठीक उल्टा हो गया। जबकि हर आदमी दवाई इस्तेमाल कर रहा है। कोई भी आदमी ऐसा पूछ लीजिए कि हाँ वो दवाई नहीं खाता हो, आप सर्वे कर लीजिए, कलम लेकर सर्वे कर लीजिए, मोहल्ले का, एरिया का सर्वे कर लीजिए, आपको 90% लोग बीमार मिलेंगे। और हर आदमी का एक फैमिली डॉक्टर है, एक शुगर का मरीज, एक बीपी का मरीज, एक हार्ट का मरीज, हर महीने 2 महीने पर वो डॉक्टर के पास जाता ही है। इसलिए कोई फैमिली डॉक्टर सीधा बोलता है डॉक्टर साहब दवाई खा रहे थे, पहले तो शुगर ठीक रहता था, बीपी ठीक रहता था, अभी इससे काम नहीं हो रहा। क्यों? यही वाला काम होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला काम होता है। लीवर उसको एक वक्त तक रोकते रहता है, जब नहीं रोका तो दवाई बेकार हो गई। जब दवाई एकदम में हो नहीं, एकदम ठान लेता है, कभी कभी तो लीवर एकदम ठान लेता है कि इस दवा को हम जाने नहीं देंगे, अब वह दवाई ये सब नहीं करती, डॉक्टर बहुत हो जाता है, ठीक है इसको डबल डोज देते हैं, इसको और एक दवाई दे देते हैं, एक और दवाई दे देते हैं। एक शुगर का, बीपी का मरीज सुबह शाम तक 10-10 गोली खाता है, 15-15 गोली खाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एक वक्त तक, एक लिमिटेड पीरियड तक वो दवाई काम करती है, फिर लीवर उसको जब रोक देता है पूरी तरह से, तब वो भी काम नहीं करता है, तब बोलता है डॉक्टर कि इंसुलिन लगाना पड़ेगा। अब इंसुलिन एक ऐसी चीज़ है कि अगर 2 गिलास भी पी जाइए तो वो इंसुलिन उसको अंदर नहीं जाने देगा लीवर, और वो कोई काम नहीं करेगा, तो वो बाईपास होता है। इसको बोलते हैं, जैसे यहाँ मजदूर नहीं मिल रहा आपको, आप रांची से ला रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको? इसको क्या बोलते हैं जो बाहर से आप मजदूर लाए तो? है? बाहर से आप मजदूर लाए, वही चीज़ आपका इंसुलिन के बारे में होता है कि इंसुलिन अब बाहर से इंजेक्शन से दिया जा रहा है। इसका मतलब अब ओरल दवाई काम नहीं कर रही है, लीवर एकदम ठान लिया है कि अब इसमें दवाई हम जाने नहीं देंगे, तो अब बाहर से दवाई दी जा रही है, इंजेक्टेबल। इंजेक्शन से दिया था उसको लीवर उसको बाईपास करके निकल जाता है लीवर को, इसलिए इंजेक्शन लगाया जाता है। तब कहा भाई तो हर खाने के पहले आपको शुगर चेक करना है और इंसुलिन लगाना है। तो ये बड़ा अजीब तरह का रवैया है एलोपैथ का, और एलोपैथ से कभी किसी
का भला नहीं हुआ है जिस कारण। और हर दवाई का यही तरीका है, इसलिए कि दवाई इंसान के बॉडी के लिए नहीं बना। तिब्ब में तो आपको सेहत रहने का तरीका बताया गया, सेहतमंद रहिए, आप कैसे रहिए उसका तरीका बताया गया। आज भी अगर आदमी उस तिब्बत उसूल को अपना ले अपनी ज़िंदगी में, और हालांकि जिसमें एक पैसा नहीं लगता है, सिर्फ उस उसूलों को अपना ले आदमी, तो कोई बीमार नहीं पड़ेगा। कुछ बता देते हैं आप लोग को, आप भी अपने घर में लागू कर लीजिए। जैसे सुबह उठिए, सबसे पहले सुबह से क्या रात तक का रूटीन क्या है, सुबह उठिए सबसे पहले वजू तो बनाने, तो आप ब्रश करने लगते हैं, नहीं वैसे नहीं करना है। सुबह उठिए, बिस्तर से उठने वाले सबसे पहले आपका पानी पर हाथ डालना चाहिए। पानी लीजिए, 1 गिलास 2 गिलास जितना पीना पी लीजिए। कौन सा पानी, गर्म किसी नहीं, ताज़ा पानी। ताज़ा पानी, हाँ मोटर चला गया, हाँ जो ताज़ा नल में है, नॉर्मल टंकी पानी है, नॉर्मल पानी। हाँ ताज़ा से मुराद क्या है? ताज़ा से मुराद अगर घड़ा में है तो और बढ़िया, बाल्टी में है। हाँ अच्छा, या नल में है, नले से ले लीजिए। 1 गिलास पानी लीजिए, ज़मीन पे आलती पालती मार के बैठ जाइए जी, और उस 1 गिलास पानी को कम से कम 5 मिनट में 3 मिनट में पीजिए। कैसे? सुबह का पहला थूक बाहर नहीं फेंकना है। अच्छा, ये सुबह का पहला थूक अमृत है, अमृत। अच्छा, तो कुल्ली नहीं करना है? नहीं, कुल्ली नहीं करना, बगैर कुल्ली की थूक अंदर लेना है। अच्छा, सुबह का पहला थूक अमृत है। अच्छा, अब विदेशों में आप बता दें, जगह जगह बेसिन लगा रहता है, स्टेशन है वो जगह जगह, वहाँ पर लोग आगे थूक में थूकता है। उस थूक को पैकिंग करके 5 ml का सैसे बना के बेचा जाता है। कैंसर तक की बीमारी में ये काम आता है सुबह का थूक। सुबह का थूक अल्कलाइन होता है और उस वक्त हमारा पेट में एसिड भरा रहता है। अच्छा, तो ये जब जाता है अंदर तो उसको एसिड को न्यूट्रल कर देता है और आपका आंत अच्छी तरह से साफ करते हुए निकल जाता है। सुबह का पहला थूक का ये काम है, इसलिए उस वक्त पानी पीजिए, पानी पीने के बाद आप हो जाएगा। ठीक है, 1 गिलास पानी, 1 गिलास दो, जितना प्यास है। हाँ, 1 गिलास शुरू कीजिए। पूरा हवा नहीं पीना? नहीं नहीं नहीं, सिप सिप करके, घोट 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 के पीना। पानी पीने का तरीका अगर सीखना है तो जानवरों से सीखिए। ये किसी भी जानवर को देखिए पानी पीते हुए, किसी को, छोटे बड़े जानवर को जो पीते हुए, घर में बकरी है उसको देखिए कैसे पानी पीती है। सिप सिप करके पानी पीजिए, जब भी पीजिए सिप सिप करके। दूसरी बात, खाने से पहले 45 मिनट 40 मिनट पहले पानी पी लीजिए। खाने के दरम्यान में 2-3 बार अगर ज़रूरत है तो एक घोट घोट करके पानी पी लीजिए, एकाध घोट, जैसे कभी तीता लगा या हिचकी आया तो एकाध घोट पी लीजिए। खाना खत्म हो, पानी बंद। खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना, 1 घोट पी लीजिए। अगर पीना है तो बहुत ज़्यादा एकाध घोट पी लिए, जाके मुंह साफ हो जाए, मुंह में जो भी है खाने का हिस्सा वो अंदर चला जाए या कुल्ली कर दीजिए। खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे के बाद जितना पानी पीना है पी लीजिए, इतना करना है। उसके बाद चूना खाइए। चूना, खाने में खाने वाला, पान में खाने वाला चूना। हाँ, सब कोई आप उसूल बना लीजिए। अच्छा, 1 मटर के बराबर चूना हाँ, सुबह शाम हर आदमी पानी में घोल के पी ले या जूस में घोल के पी ले। अच्छा, हाँ चूना, हाँ, चूना, खाली चूना, जो बाजार में मिलता है पैकेट में? हाँ हाँ, खैनी वाला, पान वाला, वही चूना। अच्छा, घर में उसूल बना दीजिए इसको। ये एक चूना जो है अकेला 70 बीमारी का इलाज है। अच्छा, आपका घुटनों का दर्द, ये सब छोटा मोटा जो ये सब होता है, घुटने का दर्द वगैरह जो है हल्का फुल्का, बदन भारी लग रहा है, ये सब आराम मिल जाएगा। अच्छा, चूना खाइए सब कोई, इतना काम कीजिए। हाँ, सुबह का पानी पीना, खाने के बाद 1 घंटा बाद पानी पीना, चूना खाइए पानी में घोल के, ये 3 ठो काम अपना लीजिए। इसमें तो कोई दवाई की कोई पैसा नहीं लग रहा है। और उसी तरह से आदमी नहाने का करें। नहाना कभी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, कभी भी नहीं, नहीं कभी भी गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। ये तिब्बी उसूल के खिलाफ है। ठंडा बहुत लगता है। नहीं, आपको बता रहे हैं ना। और अगर ठंडा पानी, अगर कोई है बीमार तो वो सुसुम पानी से ही नहाए, बस इतना ही काफ़ी है। सेहतमंद आदमी के लिए कहीं भी नहीं लिखा है कि गर्म पानी से नहाइए। खास करके सर पर तो पानी ही नहीं डालने चाहिए गर्म। सर पर अगर आप गर्म पानी डाल रहे हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि उसका ये हिसाब नहीं। जाहिर आदमी नहाता है तो पूरा गर्म पानी रहेगा, एकदम पूरा नहाएगा, ऐसा नहीं। ठंडा का मौसम है, टंकी पानी ठंडा हो जाता है, बर्फ जैसा। हाँ, तो क्या दिक्कत है?
तो मोटर से निकलता पानी वो अच्छा निकलता है। अगर आप ये अगर मानते हैं कि ठंडा पानी से सर्दी बुखार हो जाता है, हाँ। तो ये आपकी भूल है। फूल है। इस सर्दी बुखार को सर्दी या ठंडा पानी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब एक रत्ती बराबर ही मतलब नहीं है कि ठंडा पानी से नहाए और सर्दी हो जाए, कहा दे तो हम नहीं मानेंगे। ये उसूल तिब्बी उसूल के खिलाफ है। हम तिब्बी बात बता रहे हैं, बाहर की बात नहीं बता रहे हैं, सुनी सुनाई कोई बात नहीं बता रहे। ये तिब्बी उसूल है कि आप जब भी नहाइए तो ताज़ा पानी से नहाइए। अगर कोई लंबे दिनों से बीमार है या ऐसी बीमारी जिससे उसको खतरा है, वो आदमी गर्म पानी से नहाए। वो भी कैसे? नीचे से पानी डालिए। अच्छा, गर्म पानी से ही नहा रहे तो पानी से नीचे से पानी डालते जाइए। हाँ, लेकिन सेहतमंद आदमी के लिए कहीं से भी कोई तरीका नहीं है कि आप गर्म पानी से नहाए। इतनी सब बातें अगर कर लेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा। और बच्ची का सर्दी और क्या करना है? ये तो दवाई हम दे ही रहे हैं। अच्छा। इन सब चीज़ों के साथ दवाई खिलाइए सब चलेगा। दवाई खिलाइए, फल खिलाइए, सलाद खिलाइए, और फर्टिलिटी के सब यही चलेगा। सही है। हाँ, सब इसी से होगा। फर्टिलिटी हाँ, वो सब दवाई जो खिला रहे बंद कीजिए। अच्छा। कोई ज़रूरत नहीं है इस दवाई के बाद, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। वजन कितना है? वजन 68 kg है। एक्यूरेट है। हाँ, एक्यूरेट है। कल वजन गया मशीन है तो हम 70 मान लें। 70। हाँ हाँ ठीक है। 70 में 10 से गुना कीजिए। 700 ग्राम। 700 ग्राम फल और 700 ग्राम सलाद हर हाल में खाना है। 700 ग्राम सलाद को 2 टाइम खाना। 2 टाइम। आधा सलाद दोपहर में। दोपहर में आपका 2 प्लेट। 1 प्लेट में सलाद, 1 प्लेट में घर का पका हुआ खाना, मुर्गा पुलाव, जो भी खाए। अच्छा, उससे कोई दिक्कत हम कहाँ रोक रहे हैं। अच्छा, पहले सलाद पूरा खा लें जी। सलाद खाने में जितना देर लगे वही उतना अच्छा जी। 15 मिनट 20 मिनट जितना बढ़िया से चबा चबा के खाए उतना ही अच्छा जी। वो उसके लिए उसका भी लॉजिक है। जितना आप मुंह चलाएंगे, यहाँ पर पेनक्रियाज होता है जिसमें इंसुलिन बनता है। जितना आप चबाएंगे इसको उतना ही ये एक्टिव होगा, और इसी के एक्टिविटी में कमी आने से हमको कोई भी बीमारी होने लगती है। इसको एक्टिव करना है, हर बीमारी में इसी को एक्टिव करना है। पहले पेनक्रियाज को, वो इंसुलिन बनाता है, उसमें बीटा सेल होता है, उसको आप एक्टिव करिए। उसका तरीका ये कि जितना ज़्यादा मुंह चले आपका, जैसे मुंह चलने का मतलब ये होगा जैसे आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला है, टाइम बता दे कि हम 5 बजे आ रहे हैं, आप 3 बजे से ही सारी तैयारी शुरू कर दीजिए जी। और ठीक 5 बजा है आप दरवाजे पर हैं कि मेरे मेहमान आने वाले हैं जी। वही काम ये जब हम खाना शुरू करते समझिए कि वो रिसीव करने के लिए वो एक्टिव हो गए। तो इसको एक्टिव करना है, उसके लिए आपको मुंह खूब चलाना है। अब एक बिस्किट खाइए, कितना बार चलाइएगा मुंह को? 1 आध बार, 2 बार में अंदर जी। लेकिन अगर एक खीरा अगर इतना बड़ा काट के मुंह में डालिए, उसको कितनी बार चबाए? 10 बार चबाएंगे। और तिब्बी उसूल तो यह है कि मुंह में जितना दांत हो उतना ही बार चलाइए, 1 लुकमा 32 बार। हाँ, तिब्बी उसूल है ये। अच्छा, कि आप 1 लुकमे को उतनी देर तक चबाइए जितना आपके मुंह में दांत है। करते कहाँ हैं? 5 मिनट तक खा पी के भाग जी। ये कोई उसूल नहीं है, ये तो जुल्म कर रहे हैं हम अपने पेट पर। वो भी तिब्बी तरीके से हम जी नहीं रहे तो बीमार तो पड़ेंगे। और उस बात कहते हैं कि सुन्नत है बीमार पड़ना और दवाई खाना। कहाँ लिखा हुआ भाई कि बीमार पड़ो? अल्लाह ताला ने पूरा कुरान खोल के दे दिया आपको कि ऐसे करोगे तो कोई बीमार नहीं पड़ोगे, है ना? तो हम बोलते हैं बीमार पड़ो, उस पर खुदा परेशान डालते हैं कि हम तो बीमार पड़े हैं, दवाई नहीं खाए, तो इलाज कराना तो सुन्नत है। अरे बाबा, बीमार ही क्यों पड़ते हो? बीमार ना पड़े, दवाई नहीं खाते। इस धरती पर इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो बीमार पड़ता है, और बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है और फिर अंग्रेजी दवाई खाता है। आपकी बकरी की बीमार पड़ेगी? पड़ती है बीमार? नहीं, वो जंगली चारा खा रही है, खूब मस्त है। आप बोलते हैं दूध पिएंगे। जानवर का ही आपके घर में बकरी है, कितना दूध पीती है? कभी दूध पीते देखे इसको अपनी माँ का? या किसी भी जानवर का दूध पीते देखे बकरी को? बच्चा भी उसको लगे? बच्चा ना, बच्चे ही भरना बहुत मुश्किल, 6 महीने। उसके बाद तो अभी चारा खा रहा है, खा रहा। कभी उसको दूध पिलाए? आप भी नहीं पिलाए, उसकी माँ भी नहीं पिलाई। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जिंदगी भर दूध के पीछे भागे रहते हैं, दूध के पीछे भागे रहते हैं। ऐसे भी कुरान में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए 2 साल मुद्दत हमारा
साल ना, उस 2 साल के दरम्यान में हम लोग अपने बच्चों को माड़ है तो दूध दाल का पानी वगैरह सब पिलाना शुरू कर देते हैं, आदत लगाना शुरू करते हैं, चावल को मसल के देना शुरू करते हैं, खाएगा बच्चा। जब तक हमारे मुंह में दांत नहीं है तब तक के लिए अल्लाह ताला ने दूध हमारे ऊपर जरूरी रखा है, उसके बाद नहीं। हदीस है ना कि हाँ हदीस दूध है, से इनकार मत करो। इनकार हम कहाँ मान रहे हैं, हम इनकार कहाँ कर रहे हैं, लेकिन वो 1500 साल पहले वाला आपके पास दूध नहीं है ना। आप जानवर रखे हो तो जानवर को जो चारा दे रहे हैं वो 1500 साल पहले वाला है, और वो जानवर पहले वाला है, और ना वो दूध पहले वाला है। हमारा जानवर जो है ना, इसको खल्ली दर्रा खिलाते हैं, घास खिलाते हैं। हाँ, तो जो खल्ली जो बना सरसों से, या उसे सरसों जो पैदा हो रहा है उसमें खाद नहीं पड़ रहा क्या, बिना खाद के पैदा हो रहा है क्या, तो वो पहले वाला दूध है नहीं। अजी इस पर तो साथी जाऊंगा में मेरा ऊपर फतवा लगते बच्चा था आपके ऊपर दूध, यही बात आ गई हदीस। बात चले गए लोग पीछे 1500 साल पर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौकबी मरगूब ग़िज़ा है दूध, ठीक इसी दर कहाँ, लेकिन वो दूध है आज क्या, आज का दूध जहरीला है। आपको बता दें हमारे हिंदुस्तान में करीब करीब 64 करोड़ टन दूध की खपत है और पैदा होता है 14 करोड़, तो 50 करोड़ टन दूध कहाँ से आ रहा है, जाली है ना, नकली है ना। अब उसको बोलते हैं दूध, दूध आपका ये शैम्पू से बन रहा है, साबुन सरफ से बन रहा है दूध, क्या खाद से दूध बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, और आप कहते हैं दूध, और बच्चा को ठूस ठूस के दूध पिलाते हैं हम लोग, दूध पियो कैल्शियम होगा, कैल्शियम बोले घर में बकरी, उसको कहाँ से कैल्शियम, आपसे ज़्यादा ताकत है बकरी को, आपका बकरी भी है वो तो आपसे ज़्यादा ताकत है, कहाँ से कैल्शियम आ गया उसको, हम तो दूध में खोजते हैं कैल्शियम, और उस दूध से हमारे बीमारी हो रही है। आज ये दूध जो है चल रहा है, इस दूध से सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी हो रही है, 83% जो कैंसर है वो दूध के चलते, और इस दूध के चलते टाइप 1 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा है बच्चों में। डायबिटीज़ सुन रहा है ना, 2 महीने के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो रहा है इस दूध के चलते, इसी दूध के चलते। और सबसे बड़ी बात, जिस जिस इलाके में, जिन जिन मुल्कों में दूध की खपत सबसे ज़्यादा है वहाँ पे हड्डियों की बीमारी सबसे ज़्यादा है, यूट्राइन बीमारी बहुत ज़्यादा है, औरतों में यूट्रस की बीमारी सबसे ज़्यादा है वहाँ जहाँ दूध की खपत है। और फिर भी बोलते हैं कि दूध हमारे लिए अमृत है। दूध अमृत है उसी वक्त जब तक मेरे मुंह में दांत नहीं था। जंगल के जानवर को देखिए कब दूध पीता है वो, एक हाथी इतना मजबूत जानवर है, उसका हड्डी इतना मजबूत है, कितना बार दूध पिया वो। या कभी शेर को सुने कि हाँ शेर जो है गाय को मारा और उसका दूध पीने लगा, वो खून ही पीता है उसका। तो दूध तो किसी के लिए जरूरी भी नहीं है और कोई पीता भी नहीं है, इसलिए दूध बंद, चीनी बंद। चीनी जो है आपका घर का, ये चीनी ऐसी चीज़ है जो कभी हजम नहीं होता है, और जिस चीज़ में डाला जाए उसको भी वो हजम नहीं होने देता है। चीनी इतना गंदा चीज़ है, सल्फर है वो। चीनी जब भी खाइएगा तो वो सड़ेगा पेट में जाके, जिस चीज़ में डाला जाए उसको भी सड़ाएगा पेट में जाके, वो कभी हजम नहीं होता है और वो एसिड बनेगा, गैस बनाएगा वो। अब आइए नमक, टाटा नमक, ये जो आयोडीन नमक है ना, ये हमारा इंडिया गवर्नमेंट का हिडन एजेंडा है, फैमिली प्लानिंग का हिस्सा है ये आयोडीन नमक। अब आप सुनते हैं परिवार नियोजन का हंगामा खत्म हो गया ना, क्यों? इस आयोडीन नमक के चलते। विदेशों में आयोडीन नमक आज से 40 साल पहले बैन है, पाबंदी है सरकारी तौर पर। वही सरकार यहाँ लपक लिया उसको, परिवार नियोजन का झमेला खत्म हो गया। सरकारी अस्पतालों में है कुछ कहीं पर एकदम परिवार नियोजन बंध्याकरण करो, ये करो, है, हो रहा है, नसबंदी हो रहा है, नहीं, खत्म हो गया, कोई चर्चा नहीं है। ये हिडन एजेंडा है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन का, आयोडीन नमक। आयोडीन नमक से फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल। नई नस्ल तो बर्बाद है, न्यू जनरेशन की अज़दवाजी ज़िंदगी बर्बाद है। हम ऐसा केस देखे हुए हैं कि हमारे पास मियाँ बीवी बैठा हुआ है, बोला डॉक्टर साहब, हकीम साहब, 3 महीना हो गया शादी के, हम कुछ नहीं किए।
ये हालात है आजकल। और ये आयोडीन नमक का नतीजा है। तो आयोडीन नमक बंद, टाटा नमक बंद किया, और क्या नमक खाएंगे? सेंधा नमक। सिंगल नमक। हाँ। ठीक। उसके बाद आपका आता है रिफाइंड तेल। रिफाइंड तेल से बढ़िया, लाख दर्जे बढ़िया, कहीं तालाब में अगर पानी सड़ रहा है, बदबदाता हुआ नाला है, कहीं जहाँ बदबू आ रहा है, वो वाला पानी आपके लिए बेहतर है रिफाइंड तेल से। रिफाइंड तेल हटाइए किचन से। अगर आपके किचन से दूध, चीनी, नमक और रिफाइंड तेल हट जाए तो हम एक क्या होता है, क्या होता है तेल राइस ब्रांड का आता है, वो तो और फालतू है। अब आप बताइए, चावल से कहीं तेल निकलेगा? तो ये अपना भी दिमाग सोचने का है। तेल तो तिलहन से ही निकलेगा ना। सोयाबीन का तिलहन है कि दलहन है, सो बताइए। सोयाबीन। हाँ, क्या मतलब है? दलहन है। दलहन है वो। अच्छा। सोयाबीन का तेल कैसे निकलेगा? आपको हम देते हैं, जाके चलिए हमारे साथ मिल में, हम 1 लाख रुपये उसको देंगे कि तो लो मेरा तेल निकाल दो। वेस्टेज के बड़ी गाड़ी राइस ब्रांड थे। कुछ नहीं है वो राइस, कुछ सुनते हैं, हम भी सुने हैं, चावल के भूसी से तेल निकलता है। एक दिमाग भी तो है ना हमारे पास, हम क्यों नहीं सोचना चाहते हैं इस पर कि कहीं चावल से या चावल की भूसी से तेल निकलेगा? कौन सा पद्धति है, जरा बता दीजिए हम। सवाल तो यहीं पर खड़ा हो जाता है। वो रिफाइन है। रिफाइन का मतलब यह है कि प्रोसेसिंग कर करके उसका जितना फैट है, जितना प्रोटीन है, जितना एंजाइम है, सब निकाल दिया जाता है। अब बचा सिर्फ पानी, यानी जो आप रिफाइन तेल खा रहे हैं वो कचरा खा रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें। उससे आपका हर तरह की बीमारी पैदा हो रही है। वो पेट में जाके आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया को मार रहा है, तो बीमार हैं। तो आप चीनी, दूध, नमक और रिफाइन तेल घर से निकाल दीजिए। हम आपको लिखित गारंटी देने वाले हैं कि आपके घर का आदमी कोई बीमार नहीं पड़ेगा। कौन तेल खाया थे? सरसों तेल। तो तेल मिल में मिलता है, मिल में जाइए, जाके ले लीजिए वहाँ से। पुलाव बनाने के लिए, बिरयानी बनाने के लिए। अच्छा ये बताइए, रिफाइन तेल कब से खा रहे हैं आप? रिफाइन तेल की उम्र कितनी है? 20 साल। हाँ। उसके पहले बिरयानी नहीं बनता था, पुलाव नहीं बनता था हम लोग यहाँ। क्या डालडा से बनता था। डालडा बंद हो गया? हाँ। क्या जरूरी है डालडे से बने? हमारे यहाँ तो सरसों तेल से बनता है। अच्छा। और आज भी हम गुड़ का खीर खाते हैं। अब गुड़ का खीर खाए वो कितना जमाना हुआ है, याद कीजिए तो। हम लोग गुड़ की बनाते ही रह गया हैं? जब सुनी जाता है ना, तो गुड़ के जब से सुनी तब से। हाँ। पहले तो नहीं। पहले नहीं। अब दूध चाहिए आपको, बादाम का तेल, सॉरी बादाम का दूध बना लीजिए घर में। अगर आपके घर में 1 किलो दूध की खपत है, सब कोई अगर मान लीजिए दूध पीते हैं, आता है डेली दूध आपका गवाला लेकर, उसको बंद कर दीजिए। ठीक। 1 किलो दूध के लिए 40 बादाम चाहिए। 40 बादाम। हाँ, ठीक। गिनती का 40 बादाम। हाँ। हम कैलकुलेशन किए हैं, 1 किलो अगर बादाम घर में है आप, 1 किलो बादाम से 25 किलो दूध बनता है। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं करना है, उसको 2 मिनट पानी में बॉयल कर दीजिए बादाम को। हाँ, जल्दी छिलका हटाने के लिए। हाँ। सिर्फ छिलका हटाने की वजह से, वरना आप उसको 2 दिन भी फुला दीजिए पानी में तो चाकू से ही छीलना पड़ता है। नहीं, बहुत मुश्किल, एक दो छीलना पड़ेगा ना। हाँ। वैसे आप अगर उबलते हुए पानी में 2 मिनट छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, तो वो ऐसे ऐसे समझिए सबको तो एकदम आसानी से निकल जाता है। अब उतना है तो इतना है ना 40 बादाम, अब उसको एक तो छीलिएगा तो टाइम लगेगा ना। उसको एक बार निकालिए, उसको ऐसे मसल दीजिए गर्म पानी से, साफ हो गया। उसको मिक्सर में डाल के पेस्ट बना दीजिए। और अगर उसको टेस्टी बनाना है, केला डाल दीजिए, खजूर डाल दीजिए, किशमिश डाल दीजिए, थोड़ा गुड़ डाल दीजिए। 1 किलो के बदले 1.5 किलो पानी डाल दीजिए। हाँ, उसको खौलाना भी नहीं है। नहीं, खीर बनाते हैं उसी में वही डाल दीजिए, इसको खौलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये दूध जो हुआ ये कोलेस्ट्रॉल फ्री, इसमें एक रत्ती बराबर कोलेस्ट्रॉल नहीं है। बार बार डॉक्टर से सुने हैं कि बादाम में कोलेस्ट्रॉल होता है। अल्लाह ताला ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत सिर्फ जानदार को दिया है। तो जानदार में एक जानवर और एक इंसान। ऑलरेडी हमारे बॉडी में जिंदगी भर कोलेस्ट्रॉल बनता है, और वो कोई बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है।
कुछ नहीं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल होता है। तो आता है रिपोर्ट में हाँ, वो तो आप, HDL, हाँ वो टोटल कोलेस्ट्रॉल आपको घेरने के लिए, समझिए कि फंसाने के लिए वो जाल है। अच्छा, आपको बता दिया पहले ही कि कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो आपके फायदे के लिए नहीं है, उससे दो आदमी को फायदा होता है, एक वो डॉक्टर जो आपको करवा रहा है और एक वो जो पैथोलॉजी वाला जो कर रहा है। आपको एक पैसा फायदा नहीं, इसलिए कि डॉक्टर को पता है कि आपको क्या दवाई देना है। फिर टेस्ट का क्या मतलब है भाई? क्यों टेस्ट क्यों जरूरी है आपके लिए जब आपके पास दवाई ही नहीं है? अब साइनोसाइटिस है, इसको एलर्जी कहा के छोड़ दिया, छुटकारा पा लिया। जब आपके पास दवाई है ही नहीं तो ये जानने के लिए टेस्ट करा रहे हैं कि साइनोसाइटिस है, एलर्जी है, क्या फायदा? टेस्ट का क्या फायदा? हम तो नहीं करा रहे टेस्ट। हमको अगर ज्यादा जरूरी होता है तो यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं, देख लेते हैं कि एसिडिक है कि अल्कलाइन है, बॉडी पूरे बॉडी का पता बता देता है वो। लेकिन यहाँ तो पैसा कमाना है ना। हर डॉक्टर का कमीशन बना हुआ है पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी से, जहाँ बड़े बड़े जांच होते हैं सब जगह उसका कमीशन फिक्स है। एक सीनियर डॉक्टर को अगर जूनियर डॉक्टर रेफर करता है वहाँ उसका कमीशन फिक्स है। हम मरीज भेजेंगे तो हमको कमीशन मिलेगा। तो यहाँ तो धंधा है पैसे का, पैसा के चलते सारा खेल खेला जा रहा है, आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। एलोपैथ की दुनिया बड़ी इब्राहिम में बहुत गंदी है, एकदम गलीज दुनिया है। आप अगर उसके अंदर जाएंगे ना तो आपको लगेगा ना कि संडास में घुस गए। इतनी गलीज दुनिया है एलोपैथ। हम तो उसका सारा मैंने चप्पे कोना खदरा सब देख लिए हैं उसका अंदर घुस करके, और उसी घुसने का नतीजा है कि ये दवाई आ गई सामने। हाँ, तो ये जो खाने जो देते हैं हिमालय की दवा, हर्बल दवाई फालतू है, कोई मतलब नहीं उसका। अच्छा ये बताइए, उस डॉक्टर से पूछ लीजिए जो आपको दे रहे हैं ये चीज़ कि कोई बीमारी होती कैसे है, हमको बता देंगे। हर बीमारी का अलग अलग अपना कारण बता देंगे और इतनी दवाई दे देंगे, और हम बोलते हैं कि हर बीमारी का एक ही कारण है और एक ही दवाई है। कारण क्या है? ग्लूकोज और इंसुलिन का इम्बैलेंस हो जाना हर बीमारी की बुनियाद है। ग्लूकोज तो वो हुआ जो हम खाते हैं, कुछ भी खाएंगे ग्लूकोज बनता है, और इंसुलिन ये हुआ जहाँ पैनक्रियाज के अंदर जो बनता है। ये पैनक्रियाज जो है ग्लूकोज को हर सेल के अंदर पहुंचाने में मदद करता है। ग्लूकोज अपने से हर जगह नहीं जाता है। ग्लूकोज जो है जब भी कुछ खाए तो ग्लूकोज बना। अब ये ग्लूकोज हमको ताकत देती है, लेकिन कब? जब ये बॉडी के हर सेल में जाएगा तब। तो हर सेल का दरवाजा बंद है। जैसे आपका दरवाजा बंद है तो बाहर से कोई आदमी आ सकेगा नहीं, जब तक कोई खोलेगा नहीं तब तक वो अंदर आएगा नहीं। उसी तरह से ब्लड में ग्लूकोज जब चलता रहता है, ब्लड एक ट्रक है, ट्रक पे ग्लूकोज लदा हुआ है। अब वो ग्लूकोज सेल के हर दरवाजे पर ट्रक लेके जाएगा, वहां पर इंसुलिन जो है वो दरवाजा खोलेगा, तब वो ग्लूकोज अंदर जाएगा और फिर वहां पर वो बर्न होगा, और बर्न होने के बाद तब हमको एनर्जी मिलती है। इतना प्रोसेस है। इसलिए ग्लूकोज और इंसुलिन में जब तक बैलेंस है, जैसे एकदम सेम है दोनों, तब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, हमारे अंदर कोई भी हल्की सी बीमारी नहीं। लेकिन जहाँ सा भी एक सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा भी अगर अनबन हुआ